हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पीएचडी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप सभी लर्नर्स के उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये पर्टिकुलर इग्नू पीएचडी के लिए नहीं है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जितनी भी यूनिवर्सिटी है और जहाँ जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है पीएचडी एडमिशन को लेकर, पीएचडी के कोर्स वर्क को लेकर, या फिर जीआरएफ अवेल करने को लेकर, या फिर जो भी इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो हैं उसको लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में और भी अगर कोई सवाल हो जो इस वीडियो में कवर ना हो पाए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं वहीं पे कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दे दूँ। और अगर लगेगा कि वीडियो के थ्रू बाकी लर्नर्स को भी बताना ज़रूरी है तो मैं उसे एक वीडियो में कवर कर दूँ। तो थंबनेल में मैंने कुछ ही क्वेश्चंस को वहाँ पे अपलोड किए हैं, ठीक है। और बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है वो पीएचडी के लिए फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होती है। तो पहले जब कोविड से पहले की बात है तब साल में 2 बार सभी यूनिवर्सिटी के ज़रिए वो पीएचडी के फॉर्म निकलते थे, ठीक है। लेकिन कोविड के बाद सेशन लेट होने की वजह से साल में सिर्फ एक ही बार वो कंडक्ट हो पा रहा है। और कुछ यूनिवर्सिटी ने उस जो गैप हुआ है कोविड के कारण उसको कवर कर लिया और कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी कवर कर रही है। तो इस वजह से अभी जो फॉर्म आ रहे हैं वो रेगुलर मोड में नहीं आ रहे हैं। मतलब आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इसी मंथ में वो आ सकता है या इस मंथ में आ सकता है पर्टिकुलरली। तो फ़िलहाल अभी जो टाइम टेबल के हिसाब से या बताऊँ या स्केड्यूल के हिसाब से बताऊँ तो कुछ यूनिवर्सिटी का जो अभी एडमिशन प्रोसेस है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो फॉर्म रिलीज़ नहीं करेंगे। और कभी कभी ये होता है कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो पीएचडी ना निकले उस सब्जेक्ट के लिए, तो इसी को देखते हुए वो सीट कवर कराते हैं, ठीक है। सीट के लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं पीएचडी में। तो अगर मैं इग्नू की बात करूं तो इग्नू में अभी प्रोसीजर चल ही रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को भी पता है अभी इंटरव्यू होना बाकी है और इंटरव्यू के बाद फिर एडमिशन की लिस्ट आएगी और एडमिशन की लिस्ट कवर होने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट में पीएचडी के नोटिफिकेशन आउट करने की ज़रूरत है। अगर लगेगा कि हाँ है, वैकेंसी है या फिर प्रोफेसर्स के अंडर में सीट्स खाली हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि जो पीएचडी जो निकलती है वो यूँ ही नहीं होती, पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट्स को एक एक प्रोफेसर असाइन किए जाते हैं और वही उन्हें गाइड करते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं है कि आपको डिग्री देना है, ठीक है। तो अगर डिग्री सिर्फ देना होता तो सीट भी नहीं निकलती, ना एग्ज़ाम होता इस तरीके से और ना ही इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता। तो कुछ ही मतलब इसमें जो संख्या होती है पीएचडी करने वालों की संख्या कम होती है और इसके लिए एक प्रॉपर प्रोफेसर को असाइन किया जाता है। तो इसी वजह से सीट की वैकेंसी को देखा जाता है। तो इग्नू में मैंने बता दिया अभी प्रोसीजर चल रहे हैं। इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में एटलीस्ट जहाँ तक मुझे लगता है जुलाई तक सेशन खिंच जाएगा। इग्नू पीएचडी का जो नोटिफिकेशन आ सकता है वो है नवंबर के आसपास, ठीक है। अभी बात करते हैं डीयू, जेएनयू और बीएचयू के लिए। तो बीएचयू का भी सेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब बीएचयू में 2 बार फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। एक बार एंट्रेंस एंड एग्जेम्प्टेड दोनों के लिए और एक बार सिर्फ एग्जेम्प्टेड के लिए निकलता है, ठीक है। तो बीएचयू इस प्रोसीजर को मेंटेन किए हुए हैं और वो साल में दोनों ही बार इस तरीके के सीट को निकाल रहे हैं। और अभी क्योंकि उनका एग्जेम्प्टेड वाला हो चुका है तो देखते हैं अभी शायद वो भी स्टार्ट हो जाए जुलाई के बाद से बीएचयू का, ठीक है। और अगर डीयू जेएनयू की बात करें तो वो जून के बाद से स्टार्ट होगा। तो आप लोग वेबसाइट ज़रूर विज़िट करते हैं। अगर आपको पीएचडी करनी ही है तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी में इंटरेस्ट है करने में। तो आप उसकी लिस्ट बना लीजिए और रेगुलरली आप उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हालांकि जो फॉर्म फिलिंग की डेट होती है वो कम से कम 1 मंथ तो रहता ही है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि लेटेस्ट जो एडमिशन हुआ है वो कब हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप ये देख लें कि डीयू का 4 मंथ पहले हुआ है, एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, तो शायद वैकेंसी आने के चांसेस है। अगर 1 मंथ पहले ही एडमिशन हुआ है तो आप इतना लेकर चलिए कि हो सकता है 3 या 4 मंथ बाद ही वैकेंसी आए, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोसीजर चलता है। तो गैप होता है बहुत मंथ का, तो ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हुआ तुरंत फिर दूसरा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा गैप लिया जाता है, उसके बाद ही ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। पहले एंट्रेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है और एडमिशन के बाद फिर जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो फिर उस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो
वेबसाइट आप विज़िट कर लीजिए, पहले लिस्ट बना लीजिए आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, उस अकॉर्डिंग आप फिर उनकी वेबसाइट पे जाकर प्रीवियस एडमिशन के डेट को देख सकते हैं और उसके बाद ही आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉर्म कब आएगी, ठीक है। और DU का अभी फ़िलहाल आने वाला है, जून या जुलाई के मंथ में आ जाएगा और इग्नू का शायद ही नवंबर के बाद आए, ठीक है। और शायद मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर सीट सभी सब्जेक्ट में अगर कवर हो जाएंगे तो शायद इस साल ना भी निकले, तो ये पूरी तरीके से सीट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। या फिर हो सकता है निकल भी जाए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि सेशन लेट चल रहे तो शायद निकलेंगे ही। तो इसी वजह से आप विज़िट करते रहिए वेबसाइट, ठीक है। और दूसरा सवाल जो है वो इग्नू PhD को लेकर है, ठीक है। जो पहला मैंने बताया वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बताया है। आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट देख करके सभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को इस तरीके से चेक कर सकते हो और आपको फिर मतलब पूछना नहीं पड़ेगा कि कब आने वाला है। तो इस चीज़ के लिए कह रही हूँ, आप अपने ऊपर वो चीज़ आप डिपेंड कीजिए अपने ऊपर, ठीक है। कोई आपको बताएगा नहीं, और क्योंकि आपके लिए फेलोशिप वाला मामला होता है तो फिर थोड़ा अटेंटिव आपको खुद रहना पड़ता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये कि इग्नू PhD का इंटरव्यू कहाँ होता है और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो कितने लाने होते हैं और कितना अचीव करेंगे कि वो सेफ जोन में आएगा। तो मैंने क्वेश्चन लगाया है, एक लर्नर का ही था कि उन्होंने एडमिशन जो एंट्रेंस है PhD का, इग्नू PhD का एंट्रेंस है वो किसी स्टेट में दिया है और अब वो चाहते हैं, वो उनका ये सवाल है कि उसी स्टेट में उनका इंटरव्यू होगा या फिर वहीं से उनकी PhD होगी। तो जो PhD का मामला है इग्नू में वो मेन ऑफिस दिल्ली में होता है, ठीक है। आपका सिर्फ एंट्रेंस जो है वो आपके पर्टिकुलर स्टेट में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो इतनी रिलैक्सेशन सिर्फ आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए दी जाती है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे मेन ऑफिस मैदानगढ़ी आना होता है और यहीं पे आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद सारे प्रोसीजर जितने भी PhD के होंगे वो आपका मैदानगढ़ी दिल्ली मेन ऑफिस में ही होने वाला है, ठीक है। रीजनल सेंटर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, स्टडी सेंटर का कोई रोल नहीं होता। एग्ज़ाम आप PhD का दे सकते हैं, वो मैंने वीडियोस में बता रखा है। तो इग्नू PhD से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आप सभी लर्नर्स के, जो भी इग्नू से PhD करना चाहते हैं, वो इग्नू PhD के से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसे प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है आप जो सवाल पूछ रहे हो वो उस वीडियो में कवर हो रखा हो और जो सवाल आप और पूछना चाहते हैं शायद वो भी उसमें हो, तो बाकी चीज़ें भी आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप वो वीडियो देख लें। तो फ़िलहाल यही है कि अगर आपका इंटरव्यू में नाम होता है तो आप मेन ऑफिस दिल्ली में आएंगे और यहीं से आपकी PhD होगी, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर से नहीं, ठीक है। तो ये सवाल बार बार रिपीट होता है, फिर से मैं इसे इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो अगला सवाल जो है वो इंटरव्यू में मार्क्स को लेकर है। अच्छा, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए मैं बता देती हूँ 30 मार्क्स ही हैं। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी से 25 कंडक्ट करवाती है, कुछ 20 कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, कि 20 मार्क्स से हैं और वो 80% देते हैं एंट्रेंस को या नेट JRF या फिर आपके API स्कोर को देते हैं, ठीक है। बाकी 20% देते हैं। लेकिन जो DU JNU और भी ये इग्नू का जो क्राइटेरिया है वो ये 30 मार्क्स है आपका इंटरव्यू का, तो 30 में आपको एटलीस्ट 25 स्कोर कीजिएगा तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं ना तो उसके मार्क्स आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात ये नहीं है कि आप मतलब कितने सवालों का जवाब दे रहे हैं या ये चीज़ नहीं है, ठीक है। आप सारे सवालों का जवाब भी दे दें लेकिन जब तक आप उसका सटीक उत्तर, ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ के लिए फोर्स इसीलिए कहती हूँ कि आप चीज़ों की डीप नॉलेज लेकर चलिए इंटरव्यू के मामले में। क्योंकि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके टू द पॉइंट रिसर्च प्रपोजल से हो। रिसर्च प्रपोजल में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में कैसे सवाल किए जाते हैं, उसका एक वीडियो मैंने बनाया है और उसमें बताया भी है कि किस तरीके से वो लोग सवाल को घुमाते हैं, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट पे ही होगा, आपके प्रपोजल से ही रिलेटेड होगा, लेकिन प्रपोजल के अराउंड क्वेश्चन अराइज किया जाता है। इंटरव्यू में आप जो भी अपना प्रपोजल बना रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि उससे रिलेटेड क्या क्या और सवाल बन सकते हैं। आप खुद से वो सवाल बनाने की कोशिश कीजिए और वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए अगर पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट के हैं तो, और अगर नहीं भी हैं तो बाकी अदर लर्नर्स का आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स को सर्च करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको कोई और आइडिया इतना नहीं दे सकता जितना एक स्टूडेंट आपको आइडिया दे सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और अगर वो ऑनेस्ट रहें तो, ठीक है। और
इसी तरीके से आपको अपना कॉन्सेप्ट, मैं जो चीज़ कह रही हूँ, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसी बेसिस पे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। और इंटरव्यू के मार्क्स हमारे हाथ में नहीं होते। ये हो सकता है आप कुछ सवालों का ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या उसके बारे में ब्रीफली कुछ बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप उसका आंसर जानते हो ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आप खुद महसूस करेंगे कि आपने उनके सवालों का जो आंसर किया है वो सेटिस्फैक्ट्री किया है या नहीं किया है, वो आपके उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल ही जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। बातों को घुमाने फिराने से कोई मतलब नहीं है। और अगर चीज़ें थोड़ी बहुत भी अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रीफ में मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ तो बिल्कुल बताइए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको उसकी नॉलेज एग्जैक्ट नहीं है तो आप कुछ भी ना बोलिए, ठीक है। तो सवाल का जवाब आता हो तो ज़रूर दीजिए और एग्जैक्ट ना भी आता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत जवाब मत दीजिएगा, ठीक है। तो उसका इंप्रेशन जो होता है वो गलत हो जाता है। तीसरा सवाल जो है वो विदाउट नेट को लेकर है। विदाउट नेट वाले पीएचडी कर सकते हैं, यानी अगर वो कर सकते हैं तो किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ यूनिवर्सिटी ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए पीजी प्लस नेट होना ही चाहिए, एलिजिबिलिटी वही है। तो मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने ऐसा कर दिया है और स्टेट यूनिवर्सिटी में भी कुछ यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी ऐसी हैं जिन्होंने नेट जो नहीं है उनका भी पीएचडी में एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है वो पीएचडी के लिए, और यूनिवर्सिटी लेवल पे ही वो एग्ज़ाम होता है और उसी बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उस ऐसी यूनिवर्सिटी में जो अभी भी नॉन नेट स्टूडेंट्स को पीएचडी में एडमिशन करा रहे हैं वो दो तरीके के फॉर्म निकालते हैं। एक तो एंट्रेंस के थ्रू, जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए वो एंट्रेंस होता है, और दूसरा एग्जेम्प्टेड के थ्रू, जो नेट और जेआरएफ वाले स्टूडेंट हैं वो एग्जेम्प्टेड में चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी इस तरीके से कर रही है। लेकिन को जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आप पहले उस यूनिवर्सिटी के ब्रोशर को देख लीजिए, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस देखने से ये होता है कि जब आप उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं तो आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है एडमिशन प्रोसीजर से गुजरने का, जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी जेआरएफ वालों का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और इधर ये आपका इग्नू हो गया, ठीक है, और शायद वर्धा भी है जो शायद जेआरएफ वालों का भी एग्ज़ाम लेती हैं। तो इसी तरीके से कुछ कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो सभी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेती है। अच्छा, एक सवाल मुझसे पूछा गया था CUET पीएचडी को लेकर, तो उसको मैं बाद में कवर करती हूँ, ठीक है, डिटेल्ड। जब तक मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो मैं उसके विषय में भी कोई भी बात नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, वो एक जो है वो न्यूज़ में आ रहा है कि इस तरीके से है कि अब कॉमन एंट्रेंस होगा, लेकिन वो किस बेसिस पे होता है ये भी देखने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप सभी यूनिवर्सिटी का, ये तो पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन चलिए जैसा भी होगा मैं बताती हूँ फिर बाद में उसको, ठीक है। और जो ठीक है, ये कवर हो चुका है कि नेट वाले भी दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में करते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसके प्रोस्पेक्टस को आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। जो अगला सवाल है वो है कोर्स वर्क में समर वेकेशन होता है या नहीं। तो अब आप पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर हो चुके हैं तो वो बच्चों के लिए होता था कि समर वेकेशन आपको मिल रहा है, और पीएचडी लेवल पे कोई समर वेकेशन नहीं होता है। और अगर आप फेलोशिप होल्डर हैं तो फिर आपको साल में 30 दिन की छुट्टी मिलती है। ये 30 दिन भी आप रेगुलरली मतलब नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक साथ आप 30 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हैं और बीच बीच में आपको लेना होता है। तो इस तरीके से आपको छुट्टी लेना होता है। और अगर फेलोशिप वाले नहीं हैं तो वो अपने सुपरवाइज़र से या फिर अपने गाइड से बात करके आप छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है अगर आप फेलोशिप होल्डर नहीं हैं। लेकिन अगर आप फेलोशिप होल्डर हैं तो आपको सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलती है। वो 30 दिन भी आप कंटिन्यूसली नहीं ले सकते हैं, गैप लेकर लेना होता है। तो समर वेकेशन नहीं है पीएचडी स्कॉलर के लिए, ठीक है। अगला सवाल जो है वो एडमिशन के बाद अगर जॉब लग जाए तो पार्ट टाइम पीएचडी में वो कन्वर्ट होती है या नहीं, ठीक है। ये सवाल पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी को लेकर है। अगर जॉब कर रहे हैं तभी आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको फुल टाइम पीएचडी करना होगा, और फुल टाइम पीएचडी के अंतर्गत ही आपका एडमिशन होगा। तो पार्ट टाइम पीएचडी वालों को ये समझ में आ गया है कि आप लोगों का जब भी ये स्टार्ट होगा, पीएचडी जैसे ही इनरोल हो जाएंगे, आपको 6 मंथ का लीव लेना होगा पार्ट टाइम पीएचडी वालों को कोर्स वर्क के लिए। उसके बाद फिर आप अपने जॉब को रीज्वाइन कर सकते हैं कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद। और ये जो 6 मंथ का ड्यूरेशन होगा ये लीव विदाउट पे होगा।
ठीक है। तो इसमें आपको आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से आपको सैलरी नहीं मिलेगी इन 6 मंथ में, क्योंकि आप यहाँ पीएचडी कोर्स वर्क करने आए हैं, ठीक है। तो इतनी रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल रही है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो घबरा इस चीज़ के लिए वो मत सोचिए कि आपको 6 मंथ की लीव मतलब पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको वो जॉब से निकाल रहे हैं, आप वापस रीज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 6 मंथ की बात है। और जब अगर आप फाइनेंशियली आपको लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, तभी आप ये स्टेप लीजिए पीएचडी करने का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अभी वैसा इनकम नहीं है आपके फैमिली के हिसाब से, तो फिर इसलिए ये स्टेप फिर आप मत लीजिए। बाकी पार्ट टाइम पीएचडी वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या स्कॉलर होते हैं, उन्हें फेलोशिप नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, इसी वजह से आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। और एक सवाल एक लर्नर का था, चलिए वो देखते हैं आगे। और उनका सवाल इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है चलती रहती है हमारे दिमाग में कि कहीं से हमें मतलब इस दौरान कुछ फेलोशिप मिल जाए, ठीक है। तो फेलोशिप आप लोगों को नहीं मिलेगी पार्ट टाइम पीएचडी वालों को। फुल टाइम पीएचडी वालों को फेलोशिप मिल सकती है, अगर जेआरएफ है तो मिलेगी ही आपको, और अगर जेआरएफ नहीं है, सिर्फ नेट है, तो आपको यूनिवर्सिटी की जो फेलोशिप होती है वो आप लोगों को मिलती है। और अगर जेआरएफ भी नहीं है और आपका जो जैसे नेट के थ्रू आता है एनएफओबीसी, एनएफएससी, तो अगर वो है तो वो भी आप लोगों को जेआरएफ की तरह ही अवेल कराना होगा, ठीक है। तो पार्ट टाइम पीएचडी वालों का जो फेलोशिप है वो नहीं मिलती है, ठीक है। तो सवाल ये था कि एडमिशन के बाद अगर जॉब लग जाए, ठीक है, जैसे आपने एडमिशन कराया है फुल टाइम पीएचडी में, ठीक है, कोई स्कॉलर है वो फुल टाइम पीएचडी में ये एडमिशन करा चुके हैं और एडमिशन कराते ही के साथ 1 मंथ के बाद उनका जॉब लग जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, अगर जॉब लग जाए तो वो उनका जो पीएचडी है वो पार्ट टाइम हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है? तो सवाल जो है वो अच्छा इसलिए है क्योंकि हमें सच में समझ में नहीं आता है कि अगर आप जेआरएफ होल्डर हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जेआरएफ होल्डर हैं और उसके बाद आपने पीएचडी में एडमिशन लिया और आपका पीएचडी चल रहा है फुल टाइम पीएचडी, ठीक है। इसके बाद फिर आपने किसी एग्ज़ाम को क्रैक किया या फिर कोई भी ऐसा जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और वहाँ आपका जॉब हो जाए फिक्स, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप अपने जेआरएफ को स्टॉप कर देंगे या फिर जब तक जॉब लगती है तब तक आप यहाँ से जेआरएफ का जो मनी है वो अवेल कराते रहें और वो लेते रहें, या फिर आप अपने पीएचडी को तुरंत ही पार्ट टाइम, या फिर आपका पीएचडी पार्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप फुल टाइम पीएचडी में एनरोल होते हैं तो वो पार्ट टाइम पीएचडी में नहीं होता है, ठीक है, वो फुल टाइम पीएचडी ही होगा। लेकिन यहाँ पे बात ये हो जाती है कि फिर आपको फेलोशिप नहीं मिलती है, ठीक है, जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपका एडमिशन होना और जॉब लगना, तो जॉब आपकी जिस डेट से लग रही है उस डेट तक आपको फेलोशिप मिल सकती है। लेकिन अगर आपने उसे बहुत पहले अवेल कराया हो तो उसके बाद आप फेलोशिप नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपको जॉब वाली सैलरी मिलेगी ना, तो वो आपको जैसे ही आप जॉब ज्वाइन करेंगे तब से मिलती है, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि आप इस चीज़ में कि फ़ेलोशिप आप तभी तक लीजिए जब तक आप जॉब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको फिर वहाँ की जो सैलरी है वो मिलने लगती है। तो मेन जो बात है वो ये कि आपको एक बार में एक ही फ़ेलोशिप मिलेगी या फिर गवर्नमेंट की एक ही तरफ से सैलरी मिलेगी, ठीक है। फेलोशिप एक तरीके से सैलरी ही आप कह सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर की है वो सैलरी। तो गवर्नमेंट आपको एक बार में एक ही चीज़ की सैलरी देगी, या तो आपको रिसर्च स्कॉलर की सैलरी देगी या फिर आपको जॉब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के लिए आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। और पार्ट टाइम पीएचडी में वो कन्वर्ट नहीं होती है, मतलब वो फुल टाइम पीएचडी ही होती है। लेकिन आपके पास क्योंकि फेलोशिप नहीं है तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस दिन आना है या फिर इतने टाइम पे ये चीज़ सबमिट करनी है, ठीक है। फिर आप रिलैक्स सेंस में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपकी अब फेलोशिप नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और दूसरा, जब आप जॉब करने लगते हैं तो आपके साथ साथ वो पीएचडी चलती रहती है, ठीक है। हालांकि वो पार्ट टाइम पीएचडी जैसा ही है, लेकिन वो पार्ट टाइम पीएचडी नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एडमिशन फुल टाइम पीएचडी में ही हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर करते हैं काम कि उन्होंने एडमिशन लिया और उनके पास कोई फेलोशिप नहीं होती है और वो यूनिवर्सिटी फेलोशिप के लिए भी जब अवेलेबल मतलब एलिजिबल नहीं हो पाते हैं तो वो कहीं एडॉक पे पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब वो एडॉक पे पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपनी पीएचडी को भी मेंटेन करते हैं और वो एडॉक का पैसा ले रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको गवर्नमेंट से एडॉक लेक्चरर का पैसा मिलता है, तो उनको फेलोशिप कोई नहीं मिलती है, ठीक है। और अगर कोई फेलोशिप भी उठा रहा है तो ये गलत चीज़ है। और इसके विषय में जब पता चलता है तो फिर आपको उतना अमाउंट देना होता है या हो सकता है कोई पेनल्टी भी लग सकती है। तो जो भी काम करें आप लोग एथिकल वे में
करें और इस तरीके से चीज़ों को घालमेल नहीं करना चाहिए, ठीक है, चीज़ों का। तो बस यही थी कि आपका पीएचडी जो है वो पार्ट टाइम नहीं होता। आप अपने सुपरवाइज़र से इस चीज़ से बात कर सकते हैं कि आपका इस जगह वो हो गया है, जॉब में सिलेक्शन हो गया है, तो वो उसी अकॉर्डिंग आपको फिर बताएंगे कि क्या क्या करना है आपको और कब तक आप फेलोशिप ले सकते हैं। और जैसे ही आपको अपनी जॉब की सैलरी मिलने लगती है, आपको अपनी फेलोशिप बंद करानी होती है, ठीक है। एक सवाल एक लर्नर का था, यूपीएससी के साथ पीएचडी कर सकते हैं या नहीं, या पीएचडी के साथ यूपीएससी कर सकते हैं या नहीं। तो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होता है और फाइनेंशियली आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो, तो ही आपका ये जो जर्नी है यूपीएससी के प्रिपरेशन की जर्नी, वो सक्सेसफुली अच्छे तरीके से चलता है। तो इसके लिए ज़रूरी तो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, आपको जेआरएफ क्रैक करना ही होगा, क्योंकि आप पीएचडी भी करना चाहें, यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहें और फाइनेंशियल कोई सपोर्ट ना हो अपना, ठीक है। अपना इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि पीएचडी तक आते आते आप एक ऐसे स्टेज पे आते हैं जहाँ आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है वो यही कि आपको या तो जेआरएफ क्रैक करना होगा। फिर ठीक है, अगर आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया, उसके बाद जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो ये जर्नी हाँ आप लोगों के लिए स्मूथ हो जाती है। और अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपके पीएचडी सब्जेक्ट से ही मैच करता हो तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर साइंस बैकग्राउंड वाले चाहें यूपीएससी क्रैक करना पीएचडी के साथ साथ, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो फिर आपका काम आसान हो सकता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ मैं बस इसके लिए यही कहूँगी, फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्योंकि जो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो ठीक है, आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों का प्रेशर होता भी है तो वो 1 मंथ के लिए होगा या फिर 1 वीक के लिए होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं और किसी पे डिपेंड करते हैं तो वो जो प्रेशर है वो बहुत लंबा खिंचता है और शायद ना आप इधर बेटर कर सकते हैं ना आप यूपीएससी में बेटर कर सकते हैं। तो बाकी कर सकते हैं आप अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपके पीएचडी सब्जेक्ट से मैच करता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत जो जेएनयू के मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं या स्कॉलर हैं वो ये दोनों ही ऑप्शन लेकर चलते हैं। तो जहाँ सक्सेस मिल जाए तो अच्छी बात भी है कि आप एक पे डिपेंड करके ना चलें, प्लान बी आपके पास हो, ठीक है। तो इस वजह से बाकी आसान है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगला सवाल जो है वो है, गवर्नमेंट जॉब के साथ फेलोशिप मिलती है क्या? अगर जॉब से लीव लेते हैं तो जेआरएफ अवेल करा सकते हैं क्या? तो ये सवाल मुझे समझ में इस सेंस में नहीं आ रहा है कि ठीक है, पहला जो सवाल है आपका गवर्नमेंट जॉब के साथ फेलोशिप मिलती है क्या? नहीं मिलती है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं और इधर फेलोशिप भी ले रहे हैं तो फेलोशिप भी तो गवर्नमेंट ही दे रही है, तो गवर्नमेंट आपको एक बार में एक ही चीज़ का पैसा देगी, तो एक बार में एक ही चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। या तो आपको जॉब की सैलरी मिलेगी या फिर आपको फेलोशिप की सैलरी मिलेगी, ठीक है। मतलब रिसर्च स्कॉलर की सैलरी मिलेगी फेलोशिप के रूप में, ठीक है। दूसरा जो सवाल आप पूछ रहे हैं जॉब से लीव लेटर लेके जेआरएफ अवेल कराने के लिए, तो या तो आपका गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जॉब है तो फिर आप 6 मंथ के बीच के ड्यूरेशन में आप चाह रहे हैं जेआरएफ अवेल कराना, तो ये इथिकल नहीं है, ठीक है। और ना करना चाहिए इस तरीके से किसी को भी। और अगर आपका जेआरएफ निकल जाता है तो अच्छा है, आप उसे एक अचीवमेंट के तौर पे रखिए और एपीआई में इसका रोल हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा सैलरी आपको जेआरएफ के लिए मिल रही है तो आप जेआरएफ अवेल करा लीजिए और आप अपने गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए फिर, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि अगर आपको ये लगता है, मैं आपको सिर्फ ये चीज़ कहूँगी कि आप पीएचडी करने के बाद भी ये नहीं कह सकते कि आपका जॉब जो है वो पीएचडी सबमिट करते ही आपका जॉब लग जाएगा। हो सकता है आपको 1 साल 2 साल स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है, अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो क्योंकि भीड़ बहुत है पीएचडी में, ठीक है। हम लोगों को पहले ऐसा लगता था कि कोई पीएचडी नहीं करता है, तो अभी भीड़ बहुत है और इसमें स्ट्रगल आगे के लिए है जॉब के लिए। तो अगर आपके पास अभी जॉब की सिक्योरिटी है तो आप उसको मत खोइए जेआरएफ के लिए, क्योंकि जेआरएफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए मिलने वाला है। और हाँ, वो अमाउंट हो सकता है आपके जॉब से ज़्यादा हो, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी है जॉब वाली वो आपको जेआरएफ में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जेआरएफ सिर्फ 5 साल के लिए है, वो एक चमचमाती दुनिया है जो आपको सिर्फ 5 साल तक मिलने वाली है। तो आप अपने जॉब को नहीं छोड़कर जॉब में ही रहिए। और 6 मंथ का जो टाइम है वो मैं फिर से यही कहूँगी कि जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो और जब तक आपको ये नहीं लगता है कि आपके जॉब को बीच में छोड़कर आप पीएचडी के कोर्स वर्क को कर सकते हैं बिना फाइनेंशियल प्रेशर के, तभी आप इस फील्ड में आइए, ठीक है। क्योंकि जब आपको 6 मंथ के लिए सच में सैलरी नहीं मिलती है तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ
कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो प्रेशर वो बनता है, फैमिली की तरफ से प्रेशर बनता है, अपना भी खुद का जो अकोमोडेशन चार्जेस वगैरह है उसको देखकर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से कह रही हूँ, और कोशिश कीजिए कि फाइनेंशियली जब स्ट्रांग हो जाए तभी इस फील्ड में आए, ठीक है। और JRF से ज़्यादा अगर पैसा आपको लग रहा है कि आपके गवर्नमेंट जॉब में है तो वहीं रहिए, और अगर कम भी लग रहा है तब भी वहीं रहिए, वहाँ जॉब की सिक्योरिटी है। PhD आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है। और पार्ट टाइम PhD तभी करना जब आपको लगे कि 6 मंथ के लीव में आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से काम कीजिएगा। और जब आप पार्ट टाइम PhD के साथ साथ आपका जॉब भी चलता रहेगा तो 2 चीज़ें तो आपको एक तरीके से मिल रही हैं। प्रेशर नहीं होगा आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप फेलोशिप नहीं ले रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप जब चाहें अपनी PhD सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपका JRF भी क्वालिफाई हो जाता है तो अपने गवर्नमेंट जॉब को JRF के लिए मत खोइएगा, ठीक है। और JRF जो है वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, और जो आपका जॉब है वो परमानेंट है, और वो चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता। और जब आपको लगे कि आपकी PhD कंप्लीट होने वाली है तब आप जॉब को स्विच कर सकते हैं, आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में, और इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में जो भी सवाल हैं वो आप इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियोस जो हैं वो Q&A वाले वो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। इग्नू PhD से रिलेटेड अगर आप लोगों को सवाल जानने हैं तो वो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।